हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, कल 31 तारीख को उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार का एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार की पोस्टमार्टम क्लास, जिसमें से फिजिक्स, मैथ व इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार के पेपर देने वाले छात्रों के लिए शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार की पोस्टमार्टम क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सॉलिड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट कॉल्ड। किसी ठोस में संपर्क में सतहों के समांतर संपर्क बल के घटक को क्या कहा जाता है। तो बल पूछा गया है, और कौन सा बल पूछा गया है? कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है। ऐसा कांटेक्ट फोर्स जो सतह के समांतर लगता है, सतह के पैरेलल लगता है, वो बताना है हमें। ऑप्शन में बोला गया विस्कोसिटी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और ग्रेविटी। तो देखिए, नॉर्मल रिएक्शन तो कट जाएगा ऐसे ही, ठीक है, और ग्रेविटी भी कट जाएगा क्योंकि ग्रेविटी तो ऐसे लग जाता है, उसमें कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अब बचा हमारे पास विस्कोसिटी और फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है क्या लगता है? सतह के समांतर लगता है, पैरेलल टू द सरफेस लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, द जंक्शन रूल स्टेट दैट at any junction the sum of the currents entering the junction is dash the sum of current leaving the junction। जंक्शन का नियम यह कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग जंक्शन से निकलने वाली धाराओं के योग के डैश होता है। तो जंक्शन का नियम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ऐसे है जैसे कि यहाँ से आई करंट आ रहा है और इधर से ये जंक्शन है, ये जंक्शन, यहाँ से जो अलग अलग धाराएं बढ़ गई, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो ये धारा आई 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 और ये जो धारा है I1 I2 I3, अगर इन तीनों का सम कर दें और जो इधर से एक धारा आई थी, तो ये दोनों कैसे होते हैं? तो ये दोनों बराबर होते हैं। यही होता है हमारा जंक्शन का नियम, इक्वल होता है, ठीक है। जो ये इनकमिंग धारा है और जो जंक्शन के बाद बाहर जाएगी, मतलब आउट गोइंग धारा है, इन दोनों का सम क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि पूछी गई हमसे, निम्न में से अदिश राशि क्या है? ओके, तो इम्पल्स अदिश राशि नहीं है, ये सदिश है। मोमेंटम सदिश है, फोर्स सदिश है, प्रेशर क्या है? हमारा अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। दाब यानी कि प्रेशर क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली इमर्ज्ड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट व्हेन इट्स डेंसिटी इज दैट ऑफ द फ्लूइड। जब कोई वस्तु पूरी तरह से उसको डुबोया जाता है, तो यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से डैश होगा तो वह तैरने लगेगी। हमसे पूछा गया है कि हम किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबा रहे हैं, तो तैरेगी कब? कब तैरेगी? जब उसका जो डेंसिटी है उस द्रव्य की डेंसिटी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे कि पानी की डेंसिटी हम मानते 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब कोई वस्तु है, उसकी डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तैरेगी कि डूबेगी? तो ये डूब जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पानी से इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो डूब जाएगी। अगर इसकी डेंसिटी कम होगी, यानी 1 से कम होगी, 0.1 कुछ होगा, तो वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। तो यही पूछा गया है कि उसे तैराना है हमने, तो उसकी डेंसिटी द्रव की डेंसिटी से कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यानी लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से किसे अवस्था समीकरण कहा जाता है? ठीक है, अवस्था समीकरण किसको बोलते हैं? बॉयल्स इक्वेशन को बोलते हैं, चार्ल्स, या फिर आइडियल गैस, या फिर गॉस इक्वेशन। तो गॉस को तो ऐसे काट दो, गॉस ऐसे पता नहीं क्यों दे रखा है यहाँ पे। तो अवस्था समीकरण या फिर बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? तो आइडियल गैस समीकरण जो होता है, PV इज इक्वल टू NRT, इसी को बोलते हैं हम क्या? इसी को बोलते हैं अवस्था समीकरण या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स। संचालक तारों में आवेशों की त्वरित गति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय त्वरण उत्पन्न होती है? जो कंडक्टिंग वायर होती है उसमें जो करंट फ्लो होने के कारण जो वेव्स जनरेट होती है, उस वेव्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे या फिर गामा रे। तो गामा, अल्फा, बीटा, गामा, तो ये तो वहाँ से निकलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक्सरे भी नहीं है, ठीक है, माइक्रोवेव भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? रेडियो वेव। रेडियो वेव संचालक तारों में आवेशों की जो आवेशों का जो त्वरण होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कोई वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके फ्लो होने से, इनके एक्सेलरेट होने से कौन सी वेव्स जनरेट होगी? तो रेडियो वेव्स होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब आपके 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है उनके यूजेस, जैसे एक्सरे का कहाँ पे यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव का, रेडियो वेव का कहाँ पे, तो यूज़ एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए,
जो रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव का हम यूज़ कहाँ कहते हैं, जो टेलीकास्ट करने में, किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने में, वहाँ पे हम रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में। रेडार में यूज़ करते हैं। टेलीफोन एंड अदर सिग्नल, इसमें भी यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड देखिए कहाँ से निकलता है, जो गर्म चीज़ें होती है वहाँ से इंफ्रारेड निकलता है, ठीक है। इसका यूज़ हम देखिए, इंफ्रारेड का हम यूज़ बहुत सारी चीज़ों में, इंफ्रारेड सेंसर बनाते हैं। और इंफ्रारेड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी आपने वो सुना होगा, जैसे कोविड हुआ था तो वहाँ पे भी हम इंफ्रारेड का यूज़ कर रहे थे, किसको, बैक्टीरिया, वायरस को मारने के लिए। वायरस को मारने के लिए इंफ्रारेड का यूज़ कर सकते हैं हम। विजुअल लाइट, यानी ये नहीं होगा तो क्या हम कुछ देख ही नहीं सकते, तो इसका तो सबसे खतरनाक काम ये होता है कि इसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है, ऑब्जर्व बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जैसे टीएफटी बनाते हैं तो वहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब में डालते हैं इसको, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे का यूज़ कहाँ करते हैं, यूज टू व्यू इनसाइड द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट शरीर के अंदर घुस गया उसको देखने के लिए, या फिर हड्डियाँ कहीं से टूट रखी उसके लिए। और गामा रे क्या है, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग द कैंसर सेल्स, ठीक है। और ये कैसी है, ये रेडियो एक्टिव वो है, तरंग है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके यूजेस, ठीक। आगे चलते हैं। What is the amount of the electric charge that flow through the circuit if a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes? यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 10 मिनट के लिए इतनी धारा ली जाती है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा। विद्युत आवेश पूछा है, बेसिक सा फॉर्मूला लगेगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये किसका फॉर्मूला होता है, धारा का फॉर्मूला, ठीक है। आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है क्यू, आई दे रखा है, टी दे रखा है, तो देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई टी। आई कितना है 0.5, और टी कितना है 10 मत रख देना, ये मिनट में, हमें किस में, सेकंड में लेना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना है तो एसआई में करेंगे। तो 10 गुना 60 से इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। इसको इंटू कर देते, 6 पंजे 30 यानी 300, ठीक है। 300 गुलाम इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर विकसित प्रतिबल पिंड में उत्पन्न विकृति के अनुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया था और सेम यही डेफिनेशन आपको बताया था, सेम वही डेफिनेशन क्वेश्चन पूछा गया यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। तो किसका नियम, ये हुक्स का लॉ है। हुक्स ने क्या बोला था कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर विकृति क्या होती है, प्रतिबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इजी, हुक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नीदर हैव एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं एक्सेलरेशन को। हम किसी वस्तु की गति को जब बढ़ाते हैं, जैसे वो 5 है उसको 10 कर दिया तो हमने उसको क्या किया, एक्सेलरेट किया, यानी बढ़ा दिया उसकी गति को, तो ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम सिंपली एक्सेलरेशन बोलते हैं। पर मान के चलिए अगर किसी वस्तु की गति 10 मीटर पर सेकंड थी और उसको हमने कम कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसे रिटार्ड कर दिया, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, विमंदक, ठीक है। तो रिटार्डेशन ये होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, नेगेटिव में हम इसे लेते हैं। तो किसने कहा था कि एक घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिमान वस्तु में ना तो त्वरण होता है और ना ही विमंदक होता है, यानी रिटार्डेशन होता है। किसने कहा था, ये कहा था आपके गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, एनसीईआरटी से लाइन उठा के डाल दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया कि एक चालक में बहने वाली विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और चालक के समीप के क्षेत्र में रखे चुंबक पर एक बल आरोपित करती है। तो किसने बोला था, ये आंद्रे मेरी एम्पियर ने बोला था, ऑप्शन नंबर बी आंद्रे मेरी एम्पियर। कि इसने क्या बोला था कि चालक में अगर एक कोई चालक तार, हमने ये प्रूव भी किया था, चालक तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी दिशा भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो धारा प्रवाहित हो रही, तो इसके कारण क्या होता है, इसके तार के चारों तरफ इसके आसपास क्या बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र पे हम किसी चुंबक को लेके जाते हैं तो उसके ऊपर एक बल का अनुभव होता है, उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। ये किसने बोला था, आंद्रे मेरी एम्पियर ने बोला था, ये उन्हीं का प्रयोग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट एट विच पोलर सैटेलाइट ऑपरेट, ठीक है। आपको मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को बहुत बार बता दिया कहाँ पे ऑपरेट करता है वो, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 36,000 किलोमीटर से 38,000 किलोमीटर के बीच, इस बीच में अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का राइट आंसर होगा।
आपसे पूछा गया पोलर सैटेलाइट का। पोलर सैटेलाइट को हम कहाँ पे स्थापित करेंगे, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पे, तो पृथ्वी सतह से 200 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर, इस बीच में आप कहीं पे भी लगा दो पोलर सैटेलाइट को, ठीक है, वो वर्क करेगा। तो पोलर सैटेलाइट को हम कहाँ लगाते हैं, पृथ्वी सतह से 200 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर, और ये कैसी गति करता है, पोल के अनुदिश गति करता है, अंडाकार गति करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 200 से लेके 1000 किलोमीटर के बीच, ठीक। आगे चलते हैं। Which among the following laws state that there is an induced electromotive force equal to the rate of change of magnetic flux? निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि चुंबकीय अभिभाव के परिवर्तन की दर के बराबर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है? तो ये किसका नियम की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, एम्पियर ने नहीं बोला, एम्पियर मैक्सवेल ने नहीं बोला था, कुलाम ने नहीं बोला था, बर्नौली कहाँ से आ गया यहाँ पे, फेराडे ने बोला था, माइकल फेराडे का नियम है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैटिक बॉडी बिगिन टू मूव ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड द अच्छा, एक स्थिर पिंड तभी गतिमान होना शुरू होता है जब बाह्य बल डैश से अधिक हो। किससे अधिक हो, जैसे कोई स्थिर है, कोई बॉडी है वो स्थिर है, अब इसको हमें गति करवाना है, मोशन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पर एक बल लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कोई एक दीवार है, दीवार पे आप धक्का मारोगे तो वो मोशन नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आप तो बल लगा रहे हो लेकिन वो मोशन नहीं कर पा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आप बल का परिमाण, जो आप जो बल लगा रहे हो उसका जो मान है वो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। यदि आपको उस वस्तु को हिलाना डुलाना है तो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण जो उसके ऊपर बल लग रहा है, उस बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी वो मोशन कर पाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। आप छोटी सी वस्तु को हिला देते हो, क्यों, क्योंकि जो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम है, और जो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो उससे ज़्यादा लगा रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन से, इसलिए वो मूव कर जाता है। वहीं आपको अगर मैं बोल दूँ एक बड़ा सा लोहे का रोलर है, उसको हिलाना है तो नहीं हिला पाओगे, क्यों, क्योंकि जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा आपके द्वारा लगाए गए बल से। तो यदि आपको किसी वस्तु को हिलाना है तो आपका जो बल है उसका मान क्या होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बाह्य बल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा परिमाण का आपको बल लगाना पड़ेगा तभी वो हिल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्निफिकेशन m, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछा गया है, आवर्धन का फॉर्मूला पूछा गया है। तो एक चीज़ आपको ध्यान दे देना कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से जरूर मिलेंगे। ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हमसे पूछा गया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m = h' h -v/u, ये होता है आवर्धन। और अगर हम लेंस की बात करें तो ये माइनस हट जाता है, ठीक है, ओके, लेंस में ये माइनस नहीं होता है, ठीक। ये दर्पण की बात कर रहा है तो इसलिए होता है ये। तो देखिए हमसे पूछा गया था उसने u और v में, तो ये हो जाएगा m = -v/u। किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, m = -v/u, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द मटेरियल मीडियम इज द डायमंड। डायमंड का हमें अपवर्तनांक पूछा गया है, कितना होता है डायमंड का, सबका बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट डायमंड का कितना होता है, 2.42 होता है, 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे हम कुछ वो बनाते हैं आभूषण वगैरह, तो उसमें डायमंड का यूज़ क्यों करते हैं, और डायमंड की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों आभूषणों में, तो इसका बस कारण यही है, आप सोच रहे होंगे उसकी कठोरता की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोना जो आप पहनते हो, सोना की कठोरता बहुत कम होती है, पर उसमें हम चांदी मिला के उसे कठोर करते हैं, तो कठोरता की वजह से हम कोई आभूषण नहीं लेते कि ये जो आभूषण है सबसे कठोर है, ऐसा नहीं है। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वो चमकेगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा उसमें चमकेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें, ठीक है। तो ये, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि डायमंड का हम यूज़ कटिंग करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, मतलब किसी मेटल को काटना है तो उसके लिए हम डायमंड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो सबसे, तब वहाँ पे आता है आपका आंसर, क्योंकि वो सबसे कठोर होता है, ठीक है, इसलिए हम उससे काट सकते हैं, ओके। तो इन दोनों का भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोलिजन 2 पार्टिकल्स मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, किस प्रकार का जो टक्कर होता है उसमें टक्कर के बाद दोनों जो बॉडी है वो एक साथ मूव होती है। तो एक बॉडी यहाँ थी, ये बॉडी बी थी, एक बॉडी ए थी, ये यहाँ पे थी, ये आई, इसको टक्कर मार दिया इसको और अपने साथ ही ले जाने लगी, मतलब कि ये दोनों अब ऐसे हो गए, ए और बी दोनों अब एक ही डायरेक्शन में गति करने लग गए,
ठीक है। तो ये किस प्रकार का कोलिजन होता है, जिसमें एक दूसरे को ले जाता है। अब देखिए, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो टकराने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, है ना, इलास्टिक में और कुछ भी लॉस नहीं होता। अब इसका मतलब ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा, तभी तो ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और इन इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये दोनों अलग भी नहीं हो पा रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है ये। ठीक है, अगर सिर्फ इतना होता इन इलास्टिक कोलिजन तो इसका मतलब होता है कि टक्कर के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो चिपके रह गए, दोनों चिपके हुए हैं, इसका मतलब है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाज एसोसिएटेड इन द रेडिएशन प्रेशर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय निकोलसन एंड हल इन 1903। बोला गया है कि 1903 में निकोलसन और हल द्वारा किए गए विकिरण दाब प्रयोग में विद्युत चुंबकीय वर्णपट पर कौन सा भाग संबद्ध था। ठीक है, कौन सा भाग की खोज की गई थी। तो ये जो लाइनें बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से कॉपी की गई है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, ये देखिए, मैंने आपके एनसीईआरटी से ही ये कटआउट निकाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इन 1903 द अमेरिकन साइंटिस्ट निकोलसन एंड हल सक्सीड इन मेजरिंग रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की रेडिएशन प्रेशर को मापने में निकोलसन और हल ने सफलता पाई थी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और यही पूछा गया है यूके त्रिपल द्वारा। तो कौन सी किरण का जो विकिरण दाब मापने में सफलता पाई थी इन दोनों ने, कौन सा भी पढ़ा हमने, विजिबल लाइट का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन डैम। जो डैम से हम बिजली प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जल विद्युत। ठीक, और जो डैम में ऊर्जा होती है उस किस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। ऐसे से ऑप्शन देता है यूके त्रिपल एस सी। पूछा गया है वाटर का और यहाँ बोल रहा है विंड का, विंड फ्लोइंग अबव द वाटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ये तो कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर वाटर। ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, अवसाद जो होंगे उसकी मतलब नीचे जो तलहटी में बैठे होते मिट्टी कंकड़ वो अवसाद होते हैं। ठीक है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगा नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बचा। तो जैसे आपसे डैम की पूछी जाए कि डैम में जो वाटर होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये डैम है, इसके पीछे हमने पानी स्टोर करके रखा, तो इसकी स्थिति के कारण इसमें एक स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसी स्थितिज ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में करेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में किस एनर्जी को किस में चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम किस में चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, पानी में देखिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या करेंगे, गिराएंगे, किस पे गिराएंगे हम, टरबाइन पे, तब टरबाइन घूमेगा। तो जब ये यहाँ से इस वाले रास्ते पे आएगा, यानी अभी इधर तो ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, डैम के उस साइड क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, जैसे डैम के इधर आया वो, ठीक है, ऊपर से गिराया हमने टरबाइन पे, तब वो किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल से किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन को घुमाने का काम करती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, अगर वो पूछे कि किस एनर्जी को किस में चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट इज द एनर्जी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन डैम। तो किसका यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ कैपिलरी वेव ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अच्छा, कैपिलरी वेव का हमें पूछा है वेवलेंथ कितना होता है। कैपिलरी वेव का जो वेवलेंथ होता है, कैपिलरी आपने पढ़ा होगा, बॉडी में भी कैपिलरी वेन्स पाई जाती है। कैपिलरी का मतलब होता है बहुत छोटा, बाल के साइज के आकार का, जो हमारे बाल है उतने साइज, उसे बोलते हैं कैपिलरी। तो जरूर होगा यहाँ पे छोटे की बात हो रही होगी, तो आप ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। मोर देन 10 मीटर तो हो नहीं सकता, मोर देन 100 मीटर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा मिलीमीटर सेंटीमीटर। अब सोचोगे सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, मिलीमीटर सही है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर नहीं होता। जो कैपिलरी वेव है उसका वेवलेंथ कितना होता है, 1.73 से कम होता है, 1.73 सेंटीमीटर से कम होता है या फिर इसके बराबर होता है। तो जो इसका जो वेवलेंथ होता है लगभग सेंटीमीटर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, 1.73 सेंटीमीटर होता है इसका वेवलेंथ, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए 1.73। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मून्स ऑर्बिट इज कंसिडर टू बी ए परफेक्ट सर्कल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि चंद्रमा की कक्षा को पूर्ण रूप से वृत्ताकार माना जाए तो उसके तात्कालिक विस्थापन और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में कितना कोण बनेगा। तो बताया मैंने आपको, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा, इसको हमने पूरा गोल मान लिया। ठीक है, जिस पे घूम रहा है। अब मैंने
इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि यदि कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो वो कितना कार्य करता है। तब मैंने बोला था कि वो 0 कार्य करता है। इसका कारण मैंने ये बताया था कि ये जा तो इधर रहा है, विस्थापन तो इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, और बल किधर लग रहा है, इधर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल तो इस साइड लग रहा है। तो बीच का एंगल कितना बनता है, 90, तो 90 बनता है, तो इसलिए वर्ग 0 आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसमें घुमा के पूछ लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है, तो कितना बनता है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हमारे फिजिक्स के। अब देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। या तो आप इसको उसमें बना सकते हो क्वेश्चन एक्स और वाई के रूट्स में, या फिर वैसे नहीं करना चाह रहे हो तो कोई नहीं, डायरेक्ट कर लो, तोड़ तोड़ के, इसका कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का करूँगा तो एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, पता है आपको, पिछली वीडियो में बताया था ये वाला फॉर्मूला। एक्स का करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और इसका करूँगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। और इसकी लिमिट ले लेते हैं हम कितना, 0 से लेकर 2 तक की, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, नहीं आया तो आप बहुत पीछे चल रहे हो। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 प्लस 2 रखेंगे यहाँ कितना, 4/2, और प्लस 2 आएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कट गया, ये बचा 4, यानी 8/3 प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 12, 12 और 8 कितने होंगे, 20, 20/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकलन से, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आसान किसके लिए बोल रहा हूँ, आसान जिसको आता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो टफ ही होगा। ये दे रखा है हमें y = sin x प्लस वाई, ये दे रखा, ठीक है। इसका हमें करना है अवकलन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, y² = sin x प्लस वाई, ठीक है, ये बन जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ इसका x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि मुझे चाहिए dy/dx, तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा। इसका मैं कर रहा हूँ x के सापेक्ष अवकलन, यानी y² = sin x प्लस वाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2y आगे आ जाएगा और dy/dx हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन का करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स के सापेक्ष कॉस बन जाएगा, कॉस एक्स। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और वाई का करूंगा तो ये बन जाएगा dy/dx, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा, 2y dy/dx और माइनस का dy/dx, ये उसको उधर उठा के लेके आया, इधर क्या बचा, कॉस एक्स। इन दोनों में मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, dy/dx, देखिए dy/dx कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2y - 1, इधर क्या बचा, cos x, ठीक है। dy/dx की वैल्यू चाहिए, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, तो बन जाएगा cos x बटे 2y - 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में ही है, cos x अपॉन 2y - 1, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की वैल्यू 45 होती है, tan 45 लिख सकता हूँ। इस tan से tan कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 45, तो इसकी जगह क्या आ गया, cos 45। cos 45 इसके बाहर क्या है, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसके बाहर है cot इनवर्स, और इसके भी बाहर क्या चल रहा है, साइन चल रहा है, ठीक है। तो ये बाद में लिखेंगे। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 लिख दिया। अब अंदर क्या बचा हमारा, cot इनवर्स 1/√2, 1/√2, और बाहर तो हमारा साइन चल ही रहा है। अब देखिए, यहाँ पे है cot इनवर्स में और इधर है साइन। अब मेरे को यहाँ पे साइन चाहिए ना, तभी तो मैं इस साइन से साइन काटूंगा। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए, इस साइन को काटने के लिए साइन चाहिए। अब यहाँ पे मैं साइन कैसे बनाऊँ, तो देखिए कॉट क्या होता है, लाल बटे कक्का, आपको पता है लाल बटे कक्का, या फिर जो इंग्लिश में होता है हाइपोटेनिस वाला, वो भी पता होगा आपको। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, 1, लंब कितना है, 2, √2, ठीक है। तो कर्ण कैसे आ जाएगा, पाइथागोरस लगाओ, √3 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 1 3, √3 आ जाएगा, ठीक है, कर्ण आ गया। अब हमें देखिए साइन पता करना है, तो साइन क्या होगा, साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √2, कर्ण कितना है, √3, ठीक है। तो साइन की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सब काट कूट के, साइन बाहर है, ये वाला साइन बाहर है, और इस कॉट को मैंने साइन में चेंज कर दिया, तो साइन इनवर्स क्या आया था हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना था हमारा, √2, और कर्ण कितना था, √3, ठीक है। इस साइन से ये साइन कट गया, ये बचा √2/√3, जिसको हम लिख सकते हैं पूरे का √2/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, √2/3, ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल बताना है।
अदिश गुणनफल बहुत इजी होता है, मैंने आपको फिजिक्स में बता रखा, फिजिक्स में वेक्टर वाले चैप्टर में अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, जोड़ घटाव सब बता रखा है आपको, ठीक है। अदिश गुणनफल सबसे इजी होता है। स्केलर प्रोडक्ट देखिए कैसे करते हैं, डायरेक्ट आई वाले को आई के साथ गुना कर देते हैं, जे के साथ विद साइन, साइन के साथ। 5 की करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ 7 तो माइनस का 21, ठीक है। आई जे के हट जाता है, क्यों हटता है, क्यों आई की इंटू आई से करते हैं तो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है, जे की जे से करते हैं तो 1 बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो -25 हो जाएगा और इधर है 15, तो -25 में से 15 गया तो -10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन बताना है, ठीक है। आपके सिलेबस में प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। प्रोजेक्शन बताना है इस वेक्टर का ऑन द वेक्टर स्पेस। अब देखिए मैं हिंदी वालों को ये सलाह दूंगा कि ये जो प्रोजेक्शन वाले सवाल है इसे आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करें, बहुत ईजी होता है। हम इसमें ये भूल जाते हैं कि नीचे किसको रखना है, तो ऑन द वेक्टर जो बोलता है उसको नीचे रखते हैं, तो जो ये ऑन द वेक्टर जो होता है वो आता है नीचे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, अपॉन जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन निकाले, जैसे इसके ऊपर निकाले तो अपॉन इसका मॉड, वेक्टर बी का मॉड, ये होता है आपका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए डॉट बी, अभी हमने डॉट देखा कैसे निकालते हैं अदिश गुणनफल, और मॉड भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 2 एकम 2, ठीक है, -1 की करेंगे -2 से तो कितना हो जाएगा 2, और 1 की करेंगे 1 से तो +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, सही कर रखा मैंने। 2 की किया मैंने 1 से 2 हो गया, -1 की किया यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 1 की 1 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका मॉड निकाला है, मॉड कैसे बोला था मैंने, इसके जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 और +4 +1, ठीक है। तो ये कितने होंगे 6, ऊपर कितना है 4 और 1 5, 5/√6 आ रहा है इसका आंसर, 5/√6, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में भी है, तो इसका आंसर आ गया 5/√6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऐसे निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन निकालना है वो नीचे उसका मॉड आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ये दे रखा है हमें, बी ये दे रखा है, देन कॉस थीटा बताना है, एंगल बताना है इनके बीच में, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप एंगल, उसने बोल दिया क्वेश्चन में कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा किस में होता है, ए बी कॉस थीटा किस में होता है, जब डॉट निकालते हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको करते हैं तो क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये आता है। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, और मॉड निकाल लेंगे और कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा, ईजी है। सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये कितना आएगा इंटू करते हैं, 1 की करेंगे 3 में तो 3 और 2 दूनी 4 और 3, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ पता चल रहा है ना, के वाले के साथ जे वाला जे और आई वाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 10, ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए मॉड निकालना पड़ेगा दोनों का, इसका मॉड निकालते हैं, वेक्टर ए का मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा √, 1 का करेंगे 1 और 2 का करेंगे तो 4, 4 और 1 5 और 3 का करेंगे 9, 5 और 9 कितने हो गए आपको 14, 14 लिख देते हैं यहाँ पे। इसका करते हैं तो इसका करेंगे 3 का करेंगे 9, 2 का करेंगे 4, 4 और 1 5, ठीक है, ये भी आ गया आपका √14, ठीक है, √14 ये भी आ गया √14, इसका मॉड भी √14, इसका मॉड भी √14, और इन दोनों का जो डॉट किया हमने वो कितना है 10 आया। तो सारी वैल्यू रखते हैं, क्या कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है हमें 10, इसकी वैल्यू हमें √14 पता है, इसकी वैल्यू भी √14 पता है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को नीचे भेज दूंगा। देखिए 14 √14 के इंटू √14 से करूँगा तो ये कितना आएगा 14 ही आएगा, ठीक है, डायरेक्ट 14 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 10/14 यानी कि 5/10/14 यानी 5/7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है और पी क्यू पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये 3D प्लेन होता है, एक्स मानता हूँ इसे, वाई मानता हूँ इसे, जेड, ये 3D है। माना कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे पी बोल रहे हैं और एक यहाँ पे पॉइंट है जिसे क्यू बोल रहे हैं, और ये ओरिजिन होता है ओ, तो इसको बोलते हैं ओ पी, इसको बोलते हैं ओ क्यू, ठीक है। और जब इन दोनों को मिलाने वाली, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये मिलेगी ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं पी क्यू, ठीक है। अभी इस चीज़ का मैं अभी यूज़ लूँगा, देखिए इस क्वेश्चन में और एक और आगे क्वेश्चन है उसमें भी, ओके। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, ये पी पॉइंट को और क्यू पॉइंट को, तो कैसे मिलाते हैं, ओ पी इतना दे रखा है, ओ क्यू, तो पी क्यू क्या होगा,
पी क्यू जो मिलाने वाली लाइन होगी उन दोनों को, वो क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ये होगा। ठीक है, उन दोनों की जो लाइन मिला रहे हैं वो ये होगी, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब घटाने आता है आपको वेक्टर में, डायरेक्ट घटा लो, इसमें से इसको घटाना है इस वेक्टर को। 5 में से 2 गया 3 आई, 4 में से 3 गया 1 आई, 1 जे, और ये बचा आपका -3। -3 में से अगर इसे माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस के। 3i प्लस जे प्लस के, 3i प्लस जे प्लस के, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये होती है मिलाने वाली रेखा। अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आएगा, इससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन मिक्स हो रखे हैं, एक तो प्रोजेक्शन बताना है और एक ज्वाइनिंग लाइन बतानी है। ज्वाइनिंग लाइन आपको बताया मैंने कैसे, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर देते हैं, ज्वाइनिंग लाइन आ जाती है। ठीक है, और प्रोजेक्शन भी बता दिया मैंने आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें बोला गया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन ज्वाइनिंग लाइन ऑफ इसके, इसका ज्वाइनिंग लाइन, देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे ये होगा ओ पी और ये क्या होगा ओ क्यू, ये क्या होगा 3i प्लस 4j प्लस 2k, और इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि ज्वाइनिंग लाइन क्या होगी इसकी, तो ये होगी पी क्यू, और पी क्यू क्या कैसे निकलेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ये निकलेगा। ठीक है, ओ क्यू कितना है, ये 5 में से 3 गया 2i, 6 में से 4 गया 2j, और 3 में से 2 गया प्लस के, बस ये बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ज्वाइनिंग लाइन, 2i प्लस 2j प्लस के, ये ज्वाइनिंग लाइन आ गई। इसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन निकालना है इसका। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या था, a क्रॉस b अपॉन, जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन निकालना है इसके ऊपर, तो इसका मॉड निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका करते हैं 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, और इसका करेंगे 6 एकम 6, तो 6 से 6 कट गया, ये तो 4 बच रहा है। ठीक है, 4 आ गया। देखिए जो इसका और इस जो ज्वाइनिंग लाइन है उन दोनों का प्रोडक्ट किया हमने, तो कितना आया, 4 आया, अपॉन नीचे वाले का मॉड, जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका मॉड। तो इसके ऊपर डाल रहे हैं, ये कितना था हमारा, इसके ऊपर डाल रहे हैं ये कितना था, देखिए ये 4 था, ये कितना था, तो 2i प्लस 2j प्लस के था। तो इसका मॉड निकालते हैं, 2 का कितना हो गया 4 प्लस 2 का 4 प्लस 1 का 1 हो गया, 4 4 8, 8 और 1 9, रूट 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3, तो 4/3 आ गया हमारा आंसर। 4/3 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स है, इफ़ मैट्रिक्स ये बराबर ये, देन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं बता दिया मैंने, इसको दोनों को मॉड के फॉर्म में चेंज कर दो, यानी डिटरमिनेंट बना दो, और फिर वहाँ से क्रॉस और फिर माइनस करके इनटू हो जाएगा। क्रॉस इनटू करना है और बीच में माइनस लगाना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 एकम 2 माइनस 5 चौको 20, 2x² माइनस 6 चौको 24। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कितना बचा -18। ठीक है, -18 बचा, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज दिया मैंने, ये प्लस का 24 और प्लस के 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा, यानी 2x² इज इक्वल टू 6 बचेगा। 6 को काटते हैं 3 से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3। ये प्लस माइनस का ध्यान देना, ठीक है, यहीं पर आप गलती कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना बताया मैंने। देखिए 3/3 का भी बता रखा है, 2/2 का भी बता दिया मैंने। 3/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये लिखते हैं, ये जो है 3 लिखा। अब इस वाली रो को, इस वाली कॉलम को छुपा देना है, बाकी जो बचे उनका क्रॉस करके माइनस करना है। ठीक है, 3 का जीरो करेंगे 0, -5 दूनी 10, फिर बीच में अल्टरनेट साइन आएगा, माइनस आएगा 1, फिर वैसे इसको छुपा देना, जो बचा 5 थी 15 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर आपका बचा 7 को इसको छुपाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचे 25 और 0। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, -30 इसको करेंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, -11 आ गया। ठीक है, प्लस और 25 7 कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, तो 175 है और माइनस का 41। ठीक है, 175 माइनस का 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 3 1, 134 आ गया आपका ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम क्या हमारा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नॉन स्टॉप बारिश, उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग। जो बारिश रुकती नहीं है, होती रहती है बारिश, मूसलाधार बारिश, उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता है। रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसी को बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और ईडियम है आपके पास, अ डाइम और डजन। अ डाइम और डजन, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कौड़ियों के भाव।
कार्डियो का भाव मतलब कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो, जो इजीली अवेलेबल हो, जो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, उसी को तो बोलेंगे कार्डियो के भाव। ओके, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ये तो इसका उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड है वेरी कॉस्टली एंड रेयर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 है कॉमन एंड ईजिली अवेलेबल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जो हमें आसानी से मिल जाता है उसी को बोलते हैं हम डाइम और डजन, कार्डियो के भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, यानी जिसको हम आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो ईजिली किसी की बात मान जाए या फिर कोई काम करने के लिए रेडी हो जाए बिना कुछ सोचे समझे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गलीबल। इसको कोई कोई गलीबल प्रोनाउंस करता है, कोई कोई गुलीबल प्रोनाउंस करता है, वो अपने ऊपर डिपेंड है क्या प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, गलीबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव दे रखा है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, सेंटेंस क्या है हमारा? दे ओपन द गेट टू द थिएटर एट 6 PM शार्प। ओके, इसका हमें बनाना है पैसिव। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या बोला था कि वॉइस में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज तो हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फाइंड करते हैं यार टेंस है कौन सा। ओपन द गेट यानी कि सिंपल पास्ट है ना। दे ओपन द गेट टू द थिएटर एट 6 PM शार्प। ठीक है, ओपन, ओपन ईडी लगाओ यानी कि V2 मतलब कि सिंपल पास्ट है। ओके, तो सिंपल पास्ट ढूंढते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए, द गेट टू द थिएटर वर कीप्ड ओपन बाय देम, ये वर लगा हुआ है, ये भी पास्ट में। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, द गेट टू द थिएटर वर ओपन बाय देम, ये भी सिंपल पास्ट है। और ये देखिए, ये चल गया आपका कॉन्टिन्यूस में, तो इसे तो काट ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नहीं है इसमें, चलो कोई नहीं, इसी में से आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड बचा है यहाँ पे। द गेट टू द थिएटर वर केप्ट ओपन बाय देम एट 6 PM शार्प। ओके, तो अब इसमें दूसरा रूल लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? द गेट टू द थिएटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सबसे पहले आ जाएगा, तो ये दोनों में ही पहले आ रखा है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये दोनों में आ रखा। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा? ओपन, और यहाँ पे है कीप्ड ओपन, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट जाएगा। हमारा वर्ब क्या है? ओपन, इसका V3 बन जाएगा ओपनड। ठीक है, और बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये आ गया, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी करना है आपको ये वॉइस का क्वेश्चन और नरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है, नरेशन का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने क्या बोला था कि नरेशन में टेंस चेंज होता है, और कौन सा टेंस किस में चेंज होता है ये अब तक आपने सीख लिया होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या है? इट इज़ अ ब्राइट डे टूडे। टेंस कौन सा है यहाँ पे? इट इज़ अ ब्राइट डे, यानी सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, और मदर साइड का तो मदर साइड ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है मदर सेड दैट इट इज, देखिए यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ, इसको काट देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, सेड दैट इट वाज, ठीक है, ये वाज है, चल गया पास्ट में, सिंपल पास्ट में चल गया। ठीक है, वुड नहीं आता क्योंकि यहाँ पे विल है नहीं, तो वुड चेंज नहीं होगा, वुड इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया तो वुड होना नहीं चाहिए, ये कट गया। ऑप्शन नंबर 4 है इट वाज अ ब्राइड, ठीक है, ये भी क्या है हमारा? सिंपल पास्ट में। तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 बचा है। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं एक सही मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि मदर सेड इट वाज अ ब्राइड डे टुडे। ठीक है, और इसमें बोल रहा है मदर सेड दैट इट वाज अ ब्राइड डे दैट डे। ठीक है, तो टुडे किस में चेंज हो जाता है? दैट डे में, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे यस्टरडे किस में चेंज होगा? डे बिफोर। ठीक है, अ डे बिफोर में। टुमारो किस में चेंज होगा? अ नेक्स्ट डे, ऐसे चेंज होता है। और टुडे किस में चेंज होता है? दैट डे में। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो राइट हो जाता है, मदर सेड दैट इट वाज अ ब्राइट डे दैट डे। दिन क्या था? ब्राइट डे था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा नरेशन से, डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ओके, सेंटेंस क्या है हमारा? आई सेड टू माई फ्रेंड वाई डिड नॉट यू आंसर माई फोन कॉल्स। ठीक, ये अब वो अपने दोस्त को क्या बोल रहा है कि तुम, पूछ रहा है ना अपने दोस्त से कि तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, पूछ रहा है, मतलब कि आस्क हो रहा है। इसमें क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फीलिंग देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे यहाँ आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क, सब में तो आस्क्ड है। आस्क क्यों आया? क्योंकि वो पूछ रहा है, इसलिए सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। अकॉर्डिंग टू मूड चेंज होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे वो पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पे आस्क्ड आ गया। आई आस्क माई फ्रेंड, ये सब में ही है। ठीक है, ये सब में कॉमन है। ओके, अब मैंने क्या बोला? टेंस चेंज होता है। टेंस देखते हैं कौन सा है। वाई डिड नॉट यू आंसर, डिड किस में होता है हमारा? सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है हमारा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट देखते हैं किस में। ऑप्शन नंबर ए देखिए, आई आस्क माई फ्रेंड वाई शी हैज़ लगाओ, यानी कि ये क्या है?
प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो हो नहीं सकता, हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड है आई आस्क माय फ्रेंड व्हाई शी हैड नॉट आंसर माय, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, आई आस्क माय फ्रेंड व्हाई शी हैड बीन, ये बीन लग गया, बीन और आंसरिंग ये किसमें कंटिन्यूस चल गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ये भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आई आस्क माय फ्रेंड व्हाई शी इजंट, इजंट ये आ गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, केवल बचा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, आई आस्क्ड माय फ्रेंड व्हाई शी हैजंट आंसर माय फोन कॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनियम बताना है इम्प्रूडेंट का। इम्प्रूडेंट, ये इम्प्रूडेंट है, एक इम्प्रूडेंट होता है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये इम्प्रूडेंट है और एक होता है एक आर आ जाता है बस, इम्प्रूडेंट, दोनों का बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्रूडेंट क्या, इम्प्रूडेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है कि जो किसी की इज्जत नहीं करता, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब इसका मतलब होता है नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, किसी की हम रिस्पेक्ट मतलब आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट बोलते हैं। और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है इम्प्रूडेंट जो केयरलेस होता है, जो अविवेकी होता है, मतलब जिसको थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं होता है, केयरलेस होता है, उसे बोलते हैं इम्प्रूडेंट। जो मतलब हमेशा जल्दबाजी करता है किसी भी चीज़ को, उसका मतलब उसे कोई मतलब नहीं होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, वो उसे बोलते हैं इम्प्रूडेंट। और इम्प्रूडेंट क्या होता है कि जो रिस्पेक्ट नहीं करता, आदर सम्मान नहीं करता, उसको बोलते हैं इम्प्रूडेंट। तो इसका उल्टा पूछा गया है, इम्प्रूडेंट यानी कि जो सम्मान नहीं करता, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो सम्मान करता है, और सम्मान के लिए क्या हो गया, रिस्पेक्टफुल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से हमें पैसिव बनाना है। सेंटेंस हमारा, द नर्स हेल्प द पेशेंट टू स्टैंड अप। ओके, ये है हमारा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ इसमें टेंस से ही कर लेता हूँ एलिमिनेशन। टेंस क्या है यहाँ पे, टेंस है आपका द नर्स हेल्प, सिंपल पास्ट चल रहा है, ठीक है, द नर्स हेल्प द पेशेंट टू स्टैंड अप, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में रहेगा, सिंपल पास्ट ही रहेगा क्योंकि ये वॉइस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, द पेशेंट वाज बीइंग, बीइंग लग गया यानी कंटिन्यूस में चल गया, इसे काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, पेशेंट वाज हेल्पिंग, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, द पेशेंट हैड बीन किस में लगता है आपका, कंटिन्यूस में, ये भी कट गया। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, द पेशेंट वाज हेल्प बाय द नर्स, ये आपका सिंपल पास्ट है, ठीक है, द पेशेंट वाज हेल्प बाय द नर्स टू द स्टैंड अप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से आपने एग्जाम में भी सॉल्व करना है इसके वॉइस के और नरेशन के क्वेश्चन, टेंस से हो जाएगा, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो टेंस से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड से, समथिंग समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई चीज़ जिसका अब उपयोग नहीं होता है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फेडेड, फेडेड हो नहीं सकता, एज्ड मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो नहीं हो सकता, इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ ऑब्सोलेट हो जाती है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि अब वो यूज़ नहीं करते हम उसको, उसकी जगह कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई या उसकी जगह किसी और चीज़ ने ले लिया है, लेकिन उस चीज़ का हम यूज़ नहीं करते, तो उसी को बोलते हैं ऑब्सोलेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें बताना है इनमें से गलत क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, इमीडिएट, इमीडिएट में डबल एम डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेफिनेटली और पैथेटिक बिल्कुल सही है। और इलीगल, ये इलीगल है, आई है पहला वाला इलीगल, तो इलीगल में मैंने आपको बोला था कि डबल एल आता है, तो ये भी सही है, तो ये 3 तो सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारा गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो ये हमारा राइट आंसर है। डेफिनेटली देखिए, डिफाइन जैसे डेफिनेटली, फाइनाइट की स्पेलिंग क्या होती है, फाइनाइट, ये होती है फाइनाइट, तो यहाँ जो डेफिनेटली होता है इसमें भी यही वाली स्पेलिंग चलती है, यानी कि डी डेफिनेटली, ये आ गया इसका, ठीक है, फाइनाइट वाली स्पेलिंग चलती है, ठीक है, तो डेफिनेटली की स्पेलिंग ये होती है DEFINITELY, डेफिनेटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनियम से, इसका उल्टा बताना है, एस्टैब्लिश का। इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, जिसे हम देखिए, इस्टेब्लिश मतलब कोई ऐसा संगठन या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से अस्तित्व में है और इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको लोग मानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, उसको बोलते हैं इस्टेब्लिश, यानी स्थापना, ठीक है, वो स्थापित हो रखा है, तो अगर कोई चीज़ स्थापित है तो लोग उसको मानते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं उसको कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, तो इस्टेब्लिश मतलब ये होता है। अब इसका उल्टा क्या होता है, जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, जो लोग नहीं मानते या फिर जो चीज़ यहाँ से विस्थापित हो चुकी है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, डिस्प्लेस। इस्टेब्लिश का उल्टा क्या होता है, डिस्प्लेस। इस्टेब्लिश मतलब किसी को हम स्थापित कर रहे हैं, और डिस्प्लेस मतलब उसको यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कहीं और ले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस, तो ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड से, अ ग्रुप ऑफ बर्ड,
पक्षियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन वर्ड में, ठीक है। तो पक्षियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फ्रॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रॉक। प्राइड क्या होता है? प्राइड होता है हमारा जो लॉयंस होते हैं ना, शेर, उसके ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। हर्ड क्या हुआ? हर्ड मतलब मवेशी, मवेशी जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, जो चरते हैं, एक प्रकार के जो मवेशी होते हैं, जैसे गाय का हो गया तो उसको भी हर्ड बोलेंगे, भैंस ही भैंस है वहाँ तो उसको भी हर्ड बोलेंगे, ठीक है। जो मवेशी टाइप के होते हैं उनके समूह को बोलते हैं हम हर्ड, ठीक है। और पैक क्या होता है? कुत्तों का, ठीक है, डॉग्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स, उसको बोलते हैं पैक, ठीक है, इसको बोलते हैं पैक। ये हो गया आपका लाइन का। हर्ड क्या हो गया आपका? मवेशियों का। और ग्रुप ऑफ बर्ड किसको बोलते हैं? फ्रॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट, एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट था ई वाला और एक था आई वाला कॉम्प्लीमेंट। इस ई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? मैच, ठीक है, कि पर मैच हो गया उसके जैसा दूसरा मैच, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ई वाला कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लाइमेंट, या फिर इस पढ़ते तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन आई वाला है जो कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं? जैसे हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, ऑनर, ऑनर, या तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, किसी की प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको हम सम्मान दे रहे हैं, इसके वो बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूछा अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन, ठीक है, किसी को हम सहारते हैं, ठीक है, या फिर उसको बढ़ावा देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या हुआ? उसको हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसे इसके क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट देना बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना ये आई वाला और ई वाला दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, एग्जाम टाइम पे। तो ई वाला किसके लिए होता है? मैच, और ये वाला किसके होता है? प्रेज, तारीफ, एडमिरेशन, अप्रूवल, इसके लिए होता है ये वाला, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पॉटिंग द एरर से बताना है आपको किस पार्ट में एरर है। आई कैन मेक एन यूटिलिटी आइटम फ्रॉम दिस वेस्ट पेपर, ठीक है। तो इसमें बहुत बहुत बच्चों वाला एरर है, ठीक है। अगर ये वाला आप नहीं कर पा रहे हो तो इंग्लिश आपकी बहुत बेकार है। देखिए कहाँ पे एरर है? इस पार्ट में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे एन नहीं आएगा, आर्टिकल का एरर, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। ए क्यों आएगा? देखिए आपने तो पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू से पहले क्या आता है? एन आता है, लेकिन वो ए ई आई ओ यू से नहीं, बल्कि उन वर्ड से पहले आता है जो वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यूटिलिटी को जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं? यू टी ली टी, ऐसे पढ़ेंगे यूटिलिटी। तो यहाँ पे कैसे साउंड आ रहा है? यू का। तो यू क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। यूटिलिटी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा, ए आएगा। ये वाला पार्ट हमारा एरर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच से, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि अंडर का सेंटेंस हमारा द बेबी क्राउल्ड अंडर द बेड, ठीक है। तो अंडर क्या है? यहाँ पे अंडर है हमारा प्रीपोजिशन। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन होता है उसका काम क्या होता है? ये रिलेशन बनाता है नाउन और प्रोनाउन का विद अदर वर्ड इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में अदर वर्ड है, उसका रिलेशन बनाएगा नाउन और प्रोनाउन से। जैसे कि देखिए द बेड, बेड क्या हमारा? नाउन है, इसका रिलेशन बना रहा है इस बेबी के साथ, बेबी के उससे चलने से। बेबी कहाँ चल रहा है? तो बेड के नीचे चल रहा है। तो वो जो रिलेशन बना रहा है वो काम किसका होता है? प्रीपोजिशन का। नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड के साथ जो बनाता है सेंटेंस में, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन यहीं से पता चल रहा है, ये किसको बताएगा? पोजीशन को बताएगा, किसी वस्तु के पोजीशन को बता सकता है, या फिर मैंने क्या बोला, ये रिलेशन बताएगा नाउन प्रोनाउन का अदर वर्ड के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। प्रीपोजिशन है अंडर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पार्ट ऑफ स्पीच से ब्यूटीफुल का बताना है। शी वॉज वियरिंग रियली ब्यूटीफुल ईयरिंग्स, उसने एक बहुत सुंदर ईयरिंग पहना हुआ है, ठीक। ब्यूटीफुल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं विशेषण, यानी एडजेक्टिव, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक। तो देखिए ईयरिंग पहना हुआ है उसने, कैसा ईयरिंग पहना हुआ? सुंदर सा पहना हुआ है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है ईयरिंग्स की, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पॉटिंग एरर से बताना किस पार्ट में एरर है। वी विल डेफिनेटली, देखिए डेफिनेटली की स्पेलिंग यहाँ देखिए, है ना, DEFINI, फाइनाइट वाली स्पेलिंग आई है ना इसमें, डेफिनेटली, ठीक है। वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, ठीक। हम इस बार मैच जरूर जीतेंगे क्योंकि हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, तैयारी बहुत अच्छे से की है, ओके। तो देखिए वी विल डेफिनेटली विन द मैच, ओके, हम जीतेंगे, अभी जीता नहीं है तो फ्यूचर की बात कर रहा है, विल लगा हुआ, बिल्कुल सही है, ओके।
दिस टाइम, इस टाइम, बिकॉज आवर टीम हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल तो बिल्कुल सही रहा हूँ, लेकिन लिखा है, मैं बोल रहा हूँ हैज़ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड आएगा क्योंकि देखिए हैज़ के साथ क्या आता है, V3 आता है, हैज़ के साथ V3 आता है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ठीक है, इनके साथ क्या आता है, V3 आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हैज़ है, इसके साथ V3 आना था, यानी प्रिपेयर्ड आना था, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड ईडी लगना था, V3 आना था, यहाँ पे प्रिपेयर का इस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में, हैज़ प्रिपेयर्ड नहीं आएगा, हैज़ प्रिपेयर्ड आएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से स्पॉटिंग एरर से, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि स्पॉटिंग एरर अगर आप कर लोगे तो आपके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और जो आपका सिलेबस है उसमें ज़्यादातर ग्रामर ही दे रखा है, ओके। देखिए, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे, ठीक है। इस देखिए इसमें एरर कहाँ पे, तो एरर है आपका इस वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे कांट नहीं आएगा, देखिए कुड और वुड, इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि कुड और वुड में डिफरेंस क्या होता है। दोनों मॉडल्स हैं, देखिए कुड जब हम यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ होगा ही, ठीक है, मतलब कि पॉसिबिलिटी होती है उसकी। कुड इज़ यूज टू से दैट एन एक्शन और इवेंट हैज़ या पॉसिबल, कि वो होगा ही होगा, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड, कि हाँ ये चीज़ होगा ही होगा। वुड कब यूज़ करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए हम वुड यूज़ करते हैं जब हम 100% श्योर नहीं होते। जब हम 100% श्योर होंगे तब कुड लगाएंगे। तो वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट द possible or imagined situation and it is often used when that possible situation is not going to happen, ठीक है। जो और ज़्यादातर इसको हम कब यूज़ करते हैं, जो जिस चीज़ की हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होगी, उसके ना होने की संभावना ज़्यादा होती है, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस सेंटेंस में बोला गया था कि द प्रोजेक्ट इज टफ, प्रोजेक्ट क्या टफ है, अब प्रोजेक्ट टफ है और वो बोल भी रहा है कि मैं इसे कर नहीं पाऊंगा मंडे तक, यानी इसमें क्या है, ना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी तो यहाँ पे कैन की जगह क्या आना चाहिए था, वुड नॉट, वुड नॉट, ये आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि वुड और कुड का इस्तेमाल कब करते हैं, कुड का इस्तेमाल तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी हो, मतलब 100% हो कि हाँ ये चीज़ होगी, और वुड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन ना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही हो तब हम वुड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा, वुड नॉट बी एबल टू आएगा, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई वुड नॉट एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। तो अब जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है ये वाला सही है, इस पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से एक और आपका स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन है, ठीक है। बताना आपको किस पार्ट में एरर है। द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, ठीक है। जो गार्ड है कॉलोनी के वो हमेशा अपनी आँख जमा के रखते हैं जो भी चीज़ें चल रही होती है चारों तरफ, कॉलोनी में जो भी चीज़ें चल रही होती है उस पर गार्ड अपनी आँखें जमा के रखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कहाँ पे एरर है, द गार्ड इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई, ठीक है। कीप एन आई एक ईडियम हुआ, ठीक है। कीप एन आई मतलब हम किसी पे नज़र रखते हैं सही गलत के सेंस में, ठीक है, कि कोई गलत चीज़ें तो नहीं हो रही है यहाँ पे, उसको बोलते हैं कीप एन आई। ये क्या है, मुहावरा है, ठीक है। कीप एन आई इन द गोइंग अराउंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर कहाँ पे, यहाँ पे एरर है, ठीक है। इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। जो भी चीज़ें चल रही है उसमें नज़र रखेगा या जो भी चीज़ें चल रही है उस पर नज़र रखेगा। तो पर का सेंस आ रहा है, यानी उस पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर नज़र रखेगा, इसलिए यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। द गार्ड इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई ऑन द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही है उस पर वो नज़र रख रहा है, तो इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। एन आई इन नहीं आएगा, आई ऑन आएगा, ऑन थिंग्स, किसी चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, किसी चीज़ के अंदर नज़र नहीं रखते हम, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का आपको फिल करना है, फिलर है ये। सेंटेंस है, स्कैर्सली आई हैड रीच द टेरिस टू वाटर माई प्लांट डैश टू मंकी जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैं छत पे गया अपने पौधे को पानी देने, वैसे ही दो बंदरों ने मेरे सामने जंप लगाया, कूद गए, ठीक। तो देखिए इसका पेयर चलता है इसमें, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है, इजी सा क्वेश्चन है। नो सूनर के साथ कौन सा पेयर चलता है, देन, THAN वाला देन, ठीक है। नो सूनर के साथ देन का होता है। स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली, इन सब के साथ क्या चलता है, व्हेन, इनके साथ व्हेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो प्रकार से आपसे एरर या फिर फिलर पूछा जाएगा।
पहला तो ये होता है कि इसका पेयर ही पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ पूछ लिया स्कैर्सली, अब यहाँ पे इसका पेयर पूछ रहा है देखिए, तो स्कैर्सली के साथ अभी क्या बताया मैंने, वैन आएगा, तो यहाँ पे आ गया वैन। एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है जो यहाँ पे एरर दे देता है वो इस पार्ट में, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इन्वर्जन चलता है, ठीक है, इन्वर्जन आपको पता होगा, यहाँ पे इन्वर्जन चल रहा है आपका, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये इन्वर्जन चलता है। एक तो यहाँ पे इन्वर्जन का ध्यान रखना होता है आपको, और दूसरा इसका जो पेयर होता है, ठीक है, स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली, ठीक है, रेयरली, इनका पेयर क्या होता है, वैन, और नो सुनर का क्या होता है, देन होता है। तो यही दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है, और इसी फॉर्म में आपको बताना है फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के में कितने कितने हैं, फिर टोटल बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।